सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन. बट फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑफ व्हाट? फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑफ एन एयरपोर्ट, नॉट ऑफ अ हाईवे. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हाईवे इंजीनियरिंग, हम एयरपोर्ट इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं. तो यहाँ जो हम पेमेंट डिस्कस करेंगे दैट इज द पेमेंट ऑफ एन एयरपोर्ट. ओके, अब अगर आप सोचोगे कि हाईवे के पेमेंट में और एयरपोर्ट के पेमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं, तो हम एक ओवरव्यू डिफरेंसेस का देख लेते हैं कि हमारे हाईवे के पेमेंट में और हमारे एयरपोर्ट के पेमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है. ठीक है, जो हमारा हाईवे का पेमेंट है, अगर आपको याद हो, उसमें हम अपना सारा जो हमारे जो लोड्स पड़ते थे, हम उसको कन्वर्ट करते थे इनटू इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एक्सल लोड. ठीक है, इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एक्सल लोड में हम कन्वर्ट करते थे अपना कोई भी जो हमारा लोड था जो हाईवे पे आ रहा होता था. लेकिन जब हम एयरपोर्ट की बात करते हैं, एयरपोर्ट के पेमेंट की बात करते हैं, इसमें कोई भी एक्सल लोड नहीं हम लेते. वी डू नॉट टॉक ऑफ एक्सल लोड्स. ठीक है, हम इसमें डिजाइन एयरक्राफ्ट की बात करते हैं. ठीक है, हम इसमें लोड जो हमारे पेमेंट पे आते हैं, एयरपोर्ट पेमेंट पे, हम उनको कन्वर्ट करते हैं इनटू डिजाइन एयरक्राफ्ट्स. सो ईएसए के इक्विवेलेंट एयरपोर्ट पेमेंट में डिजाइन एयरक्राफ्ट्स हैं. ठीक है, दूसरी जो इनमें डिफरेंस है वो ये है कि एयर ट्रैफिक जो है, ये इक्विवेलेंट सिंगल एक्सल इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एक्सल लोड है, इसको W18 से डिनोट करते हैं. ठीक है, सो इट्स कॉल्ड एज दिस. लेकिन जो ट्रैफिक है इन व्हेन वी टॉक ऑफ एयरपोर्ट पेमेंट, इट इज कन्वर्टेड इनटू द डिजाइन एयरक्राफ्ट एंड इट इज कॉल्ड एज annual departure of design aircraft. एनुअल डिपार्चर ऑफ डिजाइन एयरक्राफ्ट, जिसको कहा जाता है कॉल्ड एज इक्विवेलेंट डिपार्चर. ठीक है, तो जब आप हाईवे की बात करते हो, वहां बात करते हो इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एक्सल लोड की. आपका एक्सल लोड क्या होता है वो आप देखते हो. ठीक है, लेकिन जब आप एयरपोर्ट पेमेंट्स की बात करते हो, तो इन एयरपोर्ट पेमेंट्स आप देखते हो एनुअली कितने एयरक्राफ्ट्स आपके आ रहे हैं किसी रनवे पे. सो एनुअल डिपार्चर ऑफ डिजाइन एयरक्राफ्ट, जिसको आप इक्विवेलेंट डिपार्चर कहते हो. ठीक है, उसके बाद हाईवे में क्या होता है, जो आपका मैक्सिमम लोड है, मैक्सिमम लोड जो है वो आउटर लेन्स पे पड़ता है. ठीक है, आपकी जो गाड़ी होती है, मैक्सिमम लोड ऐसे आउटर लेन पे पड़ता है. इफ दिस इज योर लेन, तो ये आउटर पोर्शन ऑफ द लेन पे आपका मैक्सिमम लोड पड़ता है, क्योंकि वैसे ही व्हील्स का अलाइनमेंट होता है. लेकिन अगर आप एयरपोर्ट की बात करो, तो आपका जो आपका जो पेमेंट है एयरपोर्ट का, इसमें मैक्सिमम लोड जो है वो सेंटर लाइन पे लाई करता है. क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पर ऐसे नोज गेयर होता है, फिर यहाँ पर ऐसे मेन गेयर्स होता है. तो मोर और लेस जो हमारा लोड होता है इन आवर एयरपोर्ट पेमेंट्स, दिस इज लोकेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड मोर ओवर द सेंटर. तो ये बेसिक डिफरेंस थी हाईवे पेमेंट में और एयरपोर्ट पेमेंट में. ठीक है, उसके बाद हमें एयरक्राफ्ट की कुछ कंसिडरेशंस लेनी होती है. जब हम डिजाइन कर रहे होते हैं तो हमें कुछ कंसिडरेशंस लेने होते हैं. सबसे पहले क्या कंसिडरेशन हमें लेना होता है? लोड में क्या कंसिडरेशन है कि जो मैक्सिमम एंटिसिपेटेड टेक ऑफ वेट ऑफ एयरक्राफ्ट है वो हमें कंसिडर करना होता है. ठीक है, मैक्सिमम एंटिसिपेटेड टेक ऑफ वेट हम इसमें लेते हैं. ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में देके होता है. टेक ऑफ वेट क्यों हम लेते हैं? क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम वेट. लैंडिंग के टाइम उतना वेट नहीं होता है एयरक्राफ्ट का, क्योंकि फ्यूल यूज हो चुका होता है. टेक ऑफ के टाइम पे जो हमारा एयरक्राफ्ट है, इसमें मैक्सिमम मतलब फुल फ्यूल अभी भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से इसका लोड मैक्सिमम होता है, इसका वेट मैक्सिमम होता है. दैट इज वाई हम वही वेट कंसिडर करते हैं, मैक्सिमम एंटिसिपेटेड टेक ऑफ वेट. ओके, डिजाइन प्रोसीजर क्या अज्यूम करता है? डिजाइन प्रोसीजर अज्यूम करता है कि 95% ऑफ द ग्रॉस वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट, जो हमारा ग्रॉस वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट है वो 90% कौन कैरी करता है? दैट इज 95% ऑफ द ग्रॉस वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट इज कैरीड बाय द मेन गियर और लैंडिंग गियर्स. ठीक है, मेन गियर या लैंडिंग गियर, मान लीजिए हमारा एयरक्राफ्ट है, ये ऐसे उसकी विंग्स हैं, तो ऐसे हमारा कुछ मेन गियर होता है ना, 4 होते हैं, 2 ऑन दिस साइड, 2 ऑन दिस साइड, समवॉट लाइक दिस. तो ये मेन गियर्स जो होते हैं 95% लोड कैरी करते हैं. और जो नोज गियर होता है, मान लीजिए हमारा एयरक्राफ्ट है, ये हमारे एयरक्राफ्ट की नोज है, तो नोज के नीचे नोज गियर होता है, वो नोज गियर जो है वो सिर्फ 5% लोड जो है वो कैरी करता है. ये हमारी डिजाइन कंसिडरेशन आ जाती है इसकी.
उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा टायर प्रेशर। टायर प्रेशर जो हमारे, हम एयरक्राफ्ट की जब बात करते हैं तो 75 to 200 psi टायर प्रेशर होता है व्हेन वी टॉक अबाउट द एयरक्राफ्ट, ठीक है, इसी रेंज में होना चाहिए। इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द टायर्स कि आपका क्या आपका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, सिंगल गियर एयरक्राफ्ट है, डुअल गियर एयरक्राफ्ट है, डुअल टैंडम गियर एयरक्राफ्ट है, व्हाटसोएवर, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। तो इसी रेंज में हमारा टायर प्रेशर आ जाता है। अगर आप हाईवे की बात ले लो तो वहां पर हमारा टायर प्रेशर 70 psi आ जाता था, यहाँ पर हम लेते हैं 75 to 200 psi। थर्ड चीज हम इसमें क्या देखते हैं, हमें देखनी होती है ट्रैफिक वॉल्यूम। कि फोरकास्ट हमें करना होता है, ट्रैफिक वॉल्यूम का फोरकास्ट करना होता है कि एनुअल डिपार्चर कितना आएगा हमारे पेमेंट पे, ठीक है, एनुअल डिपार्चर कितना हो रहा है हमारे पेमेंट पे, दैट इज ट्रैफिक वॉल्यूम। कितने एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं हमारे रनवे पे, वो हमें एंटिसिपेट करना पड़ता है, ठीक है। ये आपको मैं एक जनरल नॉलेज की बात बताऊं कि अभी तक जो सबसे मतलब जो हेवीएस्ट एयरक्राफ्ट आज के वक्त का है, दैट इज AJ80800F विच वेज अप्रोक्सीमेटली 1.3 मिलियन पाउंड्स, ठीक है। तो दिस वाज अ जनरल नॉलेज पॉइंट। अब देख लीजिए डिजाइन कैसे हम करते हैं अपना फ्लेक्सिबल पेमेंट, हमें डिजाइन कैसे करना होता है। अच्छा जी, ठीक है। तो ये जो हम अपना फ्लेक्सिबल पेमेंट है, वी डिजाइन इट अकॉर्डिंग टू द ये एक एम्पेरिकल मेथड है हमारे पास, दैट इज कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो मेथड, ठीक है। ये CBR मेथड हमारे पास है। इसी मेथड से हम क्या करते हैं, हम अपने एयरपोर्ट के पेमेंट को, फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिजाइन करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने CBR मेथड हाईवे इंजीनियरिंग में भी पढ़ा था, जिसमें हमारे पास बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक वॉल्यूम, CBR पेमेंट थिकनेस, उसके हिसाब से हमारे पास ग्राफ्स होते हैं। तो हम उसी के हिसाब से डिजाइन करते हैं अपना पेमेंट। यहां पर भी हमारे पास एक मेथड है CBR मेथड। हम डिजाइन मतलब क्या करना हुआ पेमेंट का, डिजाइन मतलब यू हैव टू फाइनली फाइंड द थिकनेस ऑफ योर पेमेंट, ओवरऑल थिकनेस भी और इंडिविजुअल थिकनेस भी। ओवरऑल थिकनेस मतलब आपका जो ये क्या बोलते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट है, ये कुछ ऐसा है। तो ये आ गई हमारी सब ग्रेड, उसके बाद आ जाता है सब बेस, उसके बाद आ जाता है बेस कोर्स, उसके बाद आ जाता है सरफेस कोर्स, ठीक है। तो एक तो आपकी इनकी इंडिविजुअल आपको थिकनेसेस ढूंढनी है और ये ओवरऑल थिकनेस भी ढूंढनी है, ठीक है। तो CBR मेथड से हम यही करते हैं। इसकी अगर मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज दे दूं तो ये जो CBR मेथड है ये डेवलप किया था कैलिफोर्निया डिवीजन ऑफ हाईवेज ने इन 1928, ठीक है। ये मेथड फिर बाद में यूज किया गया बाय द मिलिट्री एयरपोर्ट बाय द कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी शॉर्टली आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें CBR मेथड में हमें पता है हम CBR वो कैसे निकालते हैं। हम फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो कि CBR टेस्ट कैसे करते हैं, मैं एक ओवरव्यू बोल देती हूँ CBR टेस्ट करते कैसे हैं, जिससे हमें CBR वैल्यू निकल के आती है। हम एक अपैरेटस लेते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं जिसका डाया 15 सेंटीमीटर होता है, उसमें हम अपनी कंपैक्टेड सॉइल डाल देते हैं, ठीक है, वी कंपैक्टेड टू द फुलेस्ट। उसके बाद साइड से कॉलर्स होते हैं और बीच में 5 सेंटीमीटर डाया का प्लंजर होता है। इसमें हमारे पास दो डायल गेजेस होते हैं, एक डायल गेज हमें लोड बताता है और दूसरा डायल गेज बोलता है कि उस लोड पे कितनी पेनिट्रेशन हो रही है प्लंजर की, और ऐसे अप्लाई होता है हमारा लोड, ठीक है। तो हमारा जब फिर ग्राफ हम बनाते हैं ऑफ पेनिट्रेशन वर्सेस लोड ग्राफ, y एक्सिस में लोड एंड x एक्सिस में पेनिट्रेशन, इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इट इज समवट लाइक दिस, व्हाट वी कॉल एज द लोड सेटलमेंट कर्व। इसमें आपको 2 पॉइंट्स पे पेनिट्रेशन पॉइंट्स पे आपको लोड का वैल्यू ढूंढना होता है। एक तो 2.5 mm की पेनिट्रेशन पे आपको देखना होता है और 5 mm की पेनिट्रेशन पे देखना होता है। लेट्स सपोज कि 2.5 mm की पेनिट्रेशन पे हमारा लोड P1 है और 5 mm की पेनिट्रेशन पे हमारा लोड P2 है, ठीक है। ये आपको याद रखना है जब आपको लोड वर्सेस पेनिट्रेशन ग्राफ देके होगा, तो यू हैव टू write the standard penetration loads। देख लीजिए, for 2.5 mm penetration the standard load is 1370 kg, mind it, okay, and for 5 mm penetration standard load is 2055 kgs, ठीक है। ये वैल्यू सारे किसके लिए हैं, क्रश्ड स्टोन के लिए, ओके। अब जब हमें CBR ढूंढना है एट 2.5 mm पेनिट्रेशन, वो हम कैसे ढूंढते हैं, इस 2.5 mm पेनिट्रेशन पे कितना लोड है, दैट इज दिस P1 डिवाइडेड बाय योर स्टैंडर्ड लोड एट
at 2.5 mm penetration, that is 1370 multiplied by 100, तो आपको परसेंटेज में CBR का वैल्यू आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आप CBR निकालोगे at 5 mm penetration। वो कैसे हम निकालेंगे? लोड at 5 mm penetration, that is P2 divided by 2055 multiplied by 100। ठीक है, CBR वैल्यू, ये अगर आप कॉमन सेंस देखोगे, CBR वैल्यू एट 2.5 हमेशा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कम है। ठीक है, तो हम हमेशा CBR वैल्यू इन दोनों पेनिट्रेशंस में 2.5 वाला ही लेते हैं। लेकिन अगर कोई केस आपका कभी ऐसा आ गया कि आपका 5 mm पेनिट्रेशन पे ही CBR वैल्यू ज्यादा आ जाएगा, तो आप क्या करोगे? आप रिपीट करोगे अपना टेस्ट, और जब आप रिपीट करोगे अपना टेस्ट, उसके बाद जो आपको हायर CBR आएगा आप वही लोगे। अगर टेस्ट रिपीट करने के बाद भी आपका CBR एट 5 mm पेनिट्रेशन ही ज्यादा आ रहा है, तो आप वही कंसिडर करना। ठीक है, हो गया हमारा ये। इसके बाद मान लीजिए आपको लोड वर्सेस पेनिट्रेशन ग्राफ नहीं है, प्रेशर वर्सेस पेनिट्रेशन ग्राफ है, तो कोई मसला नहीं है। वहां पर भी आपको 2.5 mm पेनिट्रेशन पे प्रेशर देखना है और 5 mm पेनिट्रेशन पे प्रेशर देखना है, और आपको स्टैंडर्ड प्रेशर्स नोट करके लिखने हैं। ये देख लीजिए, स्टैंडर्ड प्रेशर फॉर 2.5 mm हमारा 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, और 5 mm पेनिट्रेशन के लिए 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये कहां से आया ये मैं आपको अभी दिखाऊंगी। फिलहाल जब हम CBR वैल्यू 2.5 mm पेनिट्रेशन पे निकालेंगे, वो किसके बराबर आएगा? प्रेशर एट दिस 2.5 mm पेनिट्रेशन डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड प्रेशर, दैट इज 70 मल्टीप्लाइड बाय 100। बिल्कुल इसी तरह हम CBR निकालेंगे एट 5 mm पेनिट्रेशन, और इन दोनों को इवेल्युएट करेंगे। जो मैक्सिमम आएगा वही हमारे CBR का वैल्यू है। अब देख लीजिए 70 और 105 कैसे आया। ठीक है, हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द प्लंजर। प्रेशर इज इक्वल टू P1। ओके, लोड हमारे पास स्टैंडर्ड लोड है 1370। जब हम 2.5 mm पेनिट्रेशन की बात करते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड लोड 1370 है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द प्लंजर। हमारा प्लंजर कुछ ऐसा होता है ना, तो इसका एरिया कितना आएगा? π/4 इंटू रेडियस स्क्वायर। ओके, π/4 इंटू डायामीटर स्क्वायर। सो π/4 डायामीटर हमारा 5 है, दैट इज π/4 इंटू 5 स्क्वायर, दैट इज, तो ये जब आप इवेल्युएट करते हो आपका 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर स्टैंडर्ड प्रेशर आ जाता है। यही जब आप करते हो फॉर द स्टैंडर्ड लोड ऑफ एट 5 mm पेनिट्रेशन, दैट इज 2055 डिवाइड बाय π/4 इंटू 5 स्क्वायर, तो वो 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपको स्टैंडर्ड प्रेशर आता है एट 5 mm पेनिट्रेशन। सो दिस वाज जस्ट एन ओवरव्यू। ठीक है, तो ऐसे आप क्या निकाल देते हो? ऐसे आप CBR वैल्यूज निकाल देते हो। ठीक है, निकाले। अब हमने निकाल दिया अपनी CBR वैल्यूज। ठीक है, अब आ जाती है असली बात कि CBR वैल्यू से हम कैसे इवेल्युएट करेंगे अपनी थिकनेस ऑफ द पेमेंट। अब आराम से देख लीजिए, देखिए ये ऐसा कुछ ग्राफ आपको प्रोवाइड किया है FAA ने। ठीक है, आपको जो ये CBR मेथड है इन द एनालिसिस ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट इन केस ऑफ एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, इसमें आप चार्ट्स की मदद से थिकनेस निकालते हो। यू डू नॉट हैव अ फॉर्मूला, आप फॉर्मूला से नहीं निकालते हो, ये चार्ट से निकालते हो। और ये चार्ट्स किसने दिए हैं? ये FAA ने दिए हैं। ओके, अब देखिए चार्ट कैसा है। ये चार्ट की ऊपर वाली जो ये एक चीज है, इट शोज योर CBR वैल्यू। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 अप टू 50। ये 50 तक है, ये मैंने खुद बना दिया है, दैट इज राइट, इज नॉट टू द स्केल, लेकिन सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए। इट्स अप टू 3 to 50। ठीक है, उसके बाद जो ये नीचे वाली हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इट स्टैंड्स फॉर थिकनेस इन इंचेस। ओके, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन सो फोर्थ। ठीक, उसके बाद जो आपको ये वाली लाइंस दिख रही है ऐसे, विच आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट to right, these lines which are slightly parabolic, ठीक है, these stands for gross aircraft weight in pounds, 200,000, 150,000, 100,000, 75,000, 50,000. okay, and these parallel lines, ये जो आपको ऐसे दिख रही है, which goes from left to the right, ये भी left to the ये जा रही है from left to the right. okay, these stands for the annual departures. okay, 1200 annual departures, 3000 annual departures, 6000, 15,000 and 25,000 annual departures. ठीक है, तो ये हमारा एक पहला ग्राफ आता है जिसकी मदद से हम थिकनेस इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अब एक क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। अ फ्लेक्सिबल एयरपोर्ट पेमेंट इज टू बी डिजाइंड, जो डुअल गियर एयरक्राफ्ट है, ग्रॉस वेट ऑफ 75,000 पाउंड्स, 6,000 एनुअल इक्विवेलेंट डिपार्चर्स ऑफ द डिजाइन एयरक्राफ्ट, डिजाइन CBR ऑफ सब बेस 20 एंड डिजाइन CBR ऑफ सब ग्रेड 6। ठीक है, इसमें आपको एक चीज ये याद रखनी है दैट
थिकनेस ऑफ बिट्यूमिनस सरफेसेस, जो आपकी बिट्यूमिनस सरफेसेस होती हैं व्हेन यू टॉक ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट, इसमें जो आपकी ये बिट्यूमिनस सरफेसेस होती हैं फॉर क्रिटिकल एरियाज, आप इसकी जो व्हाट वी कॉल एज द, आप इसकी जो थिकनेस लेते हो, लेट्स से दैट इज D1, वो आप 4 इंचेस लेते हो फॉर क्रिटिकल एरियाज, एंड फॉर नॉन क्रिटिकल एरियाज यू टेक दिस थिकनेस ऑफ द बिटुमिनस सरफेस एज 3 इंचेस। ओके, सो चलिए ये हमारे पास, ये मैं अगर बना देती हूँ, दिस इज आवर, या आ गया हमारा सब ग्रेड, देन दिस इज आवर सब बेस कोर्स, देन दिस इज आवर बेस कोर्स, एंड देन दिस इज आवर सरफेस कोर्स। ठीक है, सब ग्रेड, सब बेस, बेस कोर्स एंड सरफेस कोर्स। ओके जी, तो ये जो हमारी सरफेस कोर्स की ये पूरी थिकनेस आ गई D1, इट इज इक्वल टू 4 इंचेस। ठीक है, अब हमें ये D2 चाहिए, वी नीड दिस D2 एंड वी नीड दिस D3। ठीक है, ये आ गई हमारी टोटल थिकनेस ऑफ द पेमेंट। अब देख लीजिए हम ये कैसे करेंगे, हाउ विल वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको वहां से देखिए क्या क्या है, आप अगर अच्छे से ये ग्राफ देखोगे, हमारे पास देखे हैं डिजाइन CBR ऑफ सब बेस एंड डिजाइन CBR ऑफ सब ग्रेड। ठीक है, मतलब सब बेस का डिजाइन CBR और सब ग्रेड का डिजाइन CBR। ये आप एक चीज नोट कीजिए, जिसका भी आप डिजाइन CBR देख रहे हो और जब फिर आप उसकी थिकनेस निकालोगे, दैट इज द थिकनेस अबाउ दैट लेयर। मान लीजिए मैं सब ग्रेड का ले रही हूँ 6 CBR, इस पे मैं आप देखूंगी थिकनेस क्या आएगी, व्हाट इज दैट थिकनेस, वो ये पूरी थिकनेस होगी, दैट विल बी अबाउ दिस लेयर। अब अगर मैं बेस कोर्स का फॉर एग्जांपल CBR इवेलुएट कर रही हूं, तो उससे जो मुझे थिकनेस निकलेगी, दैट विल बी द थिकनेस ऑफ द लेयर अबाउ द बेस कोर्स। ओके, हो गई ये हमारी बात अबाउट दैट बेस कोर्स लेयर। ठीक है, चलिए अब हम कंसिडर कर लेते हैं पहले ही सब ग्रेड का। विल कंसिडर द डिजाइन CBR ऑफ सब ग्रेड इक्वल्स 6। देख लीजिए ये हम यूज कैसे करेंगे अब ग्राफ में। CBR हमारा डिजाइन CBR सब ग्रेड का 6 है। ठीक है, देख लीजिए 6 दिस ग्राफ इज नॉट टू द स्केल, इसीलिए आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, सो दिस इज 6। अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ग्राफ ऑब्वियसली आपको देख के होगा। सो दिस इज 6, ये मैं आपको दिखा रही हूँ ग्राफ आप यूज कैसे करोगे। तो 6 से हम क्या करेंगे, हम 6 से नीचे आ रहे हैं, देख लीजिए हम 6 से एक परपेंडिकुलर लाइन नीचे डालेंगे सच दैट इट टचेस द ग्रॉस वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट। जो आपको ग्रॉस वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट देके हैं 75,000 पाउंड्स, उस कर्व को ये टच करना चाहिए, ऐसा परपेंडिकुलर आपको डालना है। ठीक है, तो ये मेरी वो कर्व्स हैं which represent the gross aircraft weight in pounds। तो मैं बराबर 75,000 पाउंड्स तक एक परपेंडिकुलर लाइन डालूंगी। ओके, सो हेयर विल आई यहां मैं पहुंच जाऊंगी। इसके बाद मैं क्या करूंगी, आई विल ड्रॉ अ पैरेलल लाइन सच दैट इट विल इंटरसेक्ट द कर्व ऑफ एनुअल डिपार्चर गिवन इन माई क्वेश्चन। पहले परपेंडिकुलर लाइन डाल दी जिसने इंटरसेक्ट किसको कर दिया, ग्रॉस एयरक्राफ्ट वेट को, जो मेरे क्वेश्चन में देके था। फिर मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगी सच दैट मेरी वो कर्व कट रही है जो मेरा एनुअल डिपार्चर दे रही है क्वेश्चन में। आप देख लीजिए आपका एनुअल डिपार्चर देके हैं 6,000, तो आप उस कर्व को कट करने की कोशिश करोगे जो 6,000 वाली है। मीन्स हम ऐसे इस पे, इफ आई शो यू विद अ पेंसिल, तो हम इस पे एक ऐसे पैरेलल लाइन, पहले हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, इसके बाद में पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब हमने किसको टच कर दिया, 6,000 की कर्व को। इसके बाद हम एक फिर से परपेंडिकुलर लाइन नीचे की ओर ड्रॉ करेंगे, और जिस पॉइंट पे हमारा ये इस एक्सिस को काटेगा, दैट विल बी द थिकनेस ऑफ आवर पेमेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन में जब हम एज पर ग्राफ जाते हैं तो हमारी जो थिकनेस ऑफ द पेमेंट है वो अराउंड 23 आ जाती है, दैट कम्स अराउंड 23 इंचेस। ठीक है, सो दिस इज नॉट टू द स्केल, दैट इज वहां करेक्ट नहीं आएगा। लेकिन ग्राफ ऐसे ही आपको यूज करना है। पहले आपको देखना है आप किस लेयर का CBR वैल्यू देख रहे हो। हम यहाँ पर सब ग्रेड से स्टार्ट कर रहे थे, हमारे सब ग्रेड का CBR देखे था हमें 6, तो हमने 6 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, कहां तक, ग्रॉस एयरक्राफ्ट वेट तक, जो हमें क्वेश्चन में देखे था 75,000। उसके बाद हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, एक मतलब इसके परपेंडिकुलर हमने लाइन ड्रॉ की। ओके, सो वी मेड इट लाइक अ चेयर। पहले हमने ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, उसके बाद हमने दूसरी लाइन ड्रॉ की व्हिच विल इंटरसेक्ट
दिस लाइन ऑफ एनुअल डिपार्चर्स, ठीक है, हमारा क्वेश्चन में एनुअल डिपार्चर 6000 डे के था, तो मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो इस 6000 की कर्व को कट करता है। उसके बाद मैंने फिर से एक लाइन ड्रॉ कर दी जो मेरी थिकनेस की एक्सीज को कट करेगा, और जहां पर सो इट विल बी समवॉट लाइक ऐसे आपकी कर्व आ जाएगी, ठीक है, ऐसी आपकी कर्व आ जाएगी, और जहां पर आपका ये लास्ट पॉइंट टच करेगा एक्सीज को, वही आपकी थिकनेस आती है। सिंस मैं ये सब ग्रेड का सीबीआर देख रही थी, तो मुझे जो थिकनेस निकली दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 23 इंचेस, ठीक है। ये कौन सी थिकनेस मेरी निकली? ये मुझे एक कंप्लीट थिकनेस निकली, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोला जिस भी लेवल का, जिस भी लेयर का आप सीबीआर देख रहे हो, उसके अबव आपको देखनी है, उसके अबव आपको आ जाएगी वो थिकनेस, ठीक है। तो ये मेरी पूरी ये वाली थिकनेस आ जाती है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स D1 प्लस D2 प्लस D3 दैट इज इक्वल टू 23 इंचेस, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमें दूसरी लेयर का सीबीआर देके हैं। आप क्वेश्चन में अगर देखोगे आपको डिजाइन सीबीआर सब बेस का देके हैं 20, बिल्कुल हम यही प्रोसीजर अपनाएंगे, जहां पर मान लीजिए यहां पर मेरा 20 का वैल्यू है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस इज नॉट टू द स्केल, दैट इज वाई प्रॉब्लम्स दिख रही हैं आपको। तो 20 से आप क्या करोगे, आप 20 से फिर से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करोगे, एक परपेंडिकुलर लाइन अप टू व्हाट, अप टू 75,000 वाली कर्व। ये पहुंच गए हम अपनी 75,000 वाली कर्व तक, ठीक है। उसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे सच दैट इट विल कट द 6000 वाली कर्व ऑफ एनुअल डिपार्चर, ठीक है। उसके बाद हम फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे सच दैट इट विल कट द एक्सीज ऑफ थिकनेस, ठीक है। तो यहां पर हमारा ग्राफ ऐसे आ गया, तो इस पॉइंट पे हमें कट गया हमारा थिकनेस का एक्सीज, तो ये हमारी थिकनेस ऑफ द सब बेस आएगी। अब ये कौन सी थिकनेस आ गई इस डायग्राम में, अगर आप देखोगे हम कौन सी लेयर की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपनी सब बेस की लेयर की, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लेयर, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लेयर। तो हमें थिकनेस कौन सी मिल गई, जो भी इसके ऊपर मटेरियल होगा वो थिकनेस, मींस लेट्स कंसिडर दिस D2, ठीक है। तो हमें D2 निकल के आ गई। जब हमने ये टू द ग्राफ, टू द स्केल मेजर किया, तो D2 हमें निकल के आ रहा था, यहाँ पर हमें राइटिंग में ये हो गया बिकॉज हमने D2 इस वाली लेयर का नाम रख दिया था, तो चलिए इसका नाम D2 डैश रखेंगे। तो D2 डैश जो है ये हमें निकल कर आ रहा है व्हेन वी मतलब जब हमने एक्यूरेट स्केल के हिसाब से काम किया था, तो हमारे इस D2 का वैल्यू आ जाता था, D2 डैश का वैल्यू 9.2 इंचेस। बट अगर आप अच्छे से इस डायग्राम को देखोगे तो हमारा जो D2 डैश है इट इज इक्वल टू D1 प्लस D2 इफ यू विल सी, ठीक है। तो सब बेस के ऊपर जो हमारा ये लेयर आ रहा है, ठीक है, तो दैट इज D1 प्लस D2, ठीक है। सो D2 डैश इज इक्वल टू D1 प्लस D2, ठीक है। तो चलिए हमारी दो फॉर्मूलाज आ गई, एक तो D1 प्लस D2 प्लस D3 इज इक्वल टू 23 इंचेस एंड D2 डैश इज इक्वल टू 9.2 इंचेस दैट इज इक्वल टू D1 प्लस D2, ठीक है। ये दो चीजें हमें आ गई। इसके बाद हमें इवेल्युएट करनी होती है मिनिमम बेस कोर्स थिकनेस, ठीक है, मिनिमम बेस कोर्स थिकनेस। उसके लिए आपको एक और ग्राफ देखना होता है, तो देख लीजिए मिनिमम बेस कोर्स थिकनेस का जो आपको ग्राफ FAA प्रोवाइड करता है दैट इज समवॉट लाइक दिस, ठीक है। वो कुछ ऐसा होता है जिसमें आपको नीचे वाली एक्सीस एक्सीस पे मिनिमम बेस कोर्स थिकनेस इन इंचेस देके होती है, और वाई एक्सीस पे आपकी टोटल पेमेंट थिकनेस इन इंचेस होती है, और आपकी जो इंक्लाइंड लाइंस हैं ये सब ग्रेड CBR इंडिकेट करती है, ओके। And they start from the subgrade CBR starts from 4, 5, 6, 7, 8. अब देख लीजिए हम मिनिमम बेस कोर्स थिकनेस कैसे निकालते हैं। टोटल पेमेंट थिकनेस हमारी निकल के आई थी 23 इंचेस, ठीक है। मान लेते हैं वो 23 इंचेस कहीं यहां पर था, इट वाज 23 इंचेस, ठीक है। हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं सच दैट इट विल इंटरसेक्ट आवर सबग्रेड CBR जो कि क्वेश्चन में हमें देके हैं 6 इंचेस। ये देख लीजिए क्वेश्चन में हमें सब ग्रेड का CBR 6 नॉट इंचेस सॉरी, सब ग्रेड का CBR हमें क्वेश्चन में 6 देके हैं, ठीक है। तो हम 23 इस अपनी पेमेंट थिकनेस से एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारे सब ग्रेड CBR को टच करेगा जो कि 6 है। इसके बाद हम यहाँ 6 से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे सच दैट ये हमारी मिनिमम बेस कोर्स थिकनेस की इस एक्सीस को कहीं पर कट करेगा, और वही हमारी मिनिमम बेस कोर्स थिकनेस आ जाएगी, ठीक है। तो जब हमने एज पर स्केल किया था तो हमारा जो D2 डैश मिनिमम है वो निकल के आया था 7 इंचेस, ठीक है। अब चलिए अब कुछ हम कैलकुलेशंस का पार्ट कर लेते हैं। हमें पता है दैट D1 प्लस D2 इज इक्वल टू 9.2 इंचेस जिसका हमने नाम D2 डैश रखा था। ये
है ना, ठीक। उसके बाद हमें पता है D1 हमने 4 इंचेस डाला था, जो मैंने आपको बोला बिटुमिनस सरफेस कोर्स के लिए क्रिटिकल एरियाज में 4 इंचेस हम प्रोवाइड करते हैं सरफेस कोर्स, ठीक है। तो D1 हमारा 4 इंचेस है, सो वी हैव 4 इंचेस प्लस D2 इज इक्वल टू 9.2 इंचेस। तो जो हमारा D2 है ये निकल कर आता है हमारा 5.2 इंचेस, ठीक है। ये हमारा 5.2 इंचेस निकल के आता है। लेकिन जब हमने इवैल्यूएशन की थी तो हमारा ये D2 मिनिमम जो है ये 7 इंचेस आया था, मींस आर 5.2 इंचेस इज लेस देन 7 इंचेस। तो हम क्या प्रोवाइड करेंगे, हम D2 यूज करेंगे दिस 7 इंचेस, क्योंकि हम मिनिमम से कम नहीं प्रोवाइड कर सकते, हमें या तो मिनिमम प्रोवाइड करना है या उससे ज्यादा। तो हम कितना D2 प्रोवाइड करेंगे, 7 इंचेस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब क्या पता है हमें, D1 भी पता है 4 इंचेस है, D2 भी पता है 7 इंचेस है, हमें D1 प्लस D2 प्लस D3 भी पता है कितना 23 इंचेस है। तो अननोन क्या है, D3 आराम से निकल जाएगा। वी हैव 4 इंचेस दैट इज D1 प्लस 7 इंचेस दैट इज D2 प्लस D3 इज इक्वल टू 23 इंचेस। तो इससे जब हम अपना D3 इवेल्युएट करेंगे वो 12 इंचेस आ जाएगा। इसका मतलब हमारा ये भी निकल कर आ गया, ये हमारा पहले ही हमने अज्यूम किया था 4 इंचेस, उसके बाद D2 भी हमारा निकल के आ गया 7 इंचेस, उसके बाद D3 भी हमारा निकल के आ गया 12 इंचेस। तो ये याद रखिएगा कि इसमें आपको मिनिमम बेस कोर्स थिकनेस, जो आपकी ये बेस कोर्स है, ये बेस कोर्स थिकनेस भी आपको इवेल्युएट करनी पड़ती है एक दूसरे ग्राफ से, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स।